गुड मॉर्निंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उत्कर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं यहां पर। हाँ जी, किसी तकनीकी समस्या की वजह से सुबह क्लास नहीं हो पाई थी। अब हम इस क्लास को लाइव कर रहे हैं और इस लाइव क्लासेस में, इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जुड़ जाइए सभी लोग, दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा और तैयार हो जाइए आज की क्लास का, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान की जिला दर्शन की चर्चा करेंगे दोस्तों। और जिला दर्शन की बात करें तो आज हम बात करेंगे उस जिले की जिसकी स्थापना राव बीका के द्वारा की गई थी। उस जिले की चर्चा करेंगे जिसे ऊन का घर कहा जाता है। उस जिले की चर्चा करेंगे जहां पर राजस्थान में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है मेरे दोस्तों। उस जिले की चर्चा करेंगे जहां पर तेल के भंडार पाए जाते हैं। और उस जिले की चर्चा करेंगे जहां पर हाल ही में पोटास के भंडार पाए गए। और हाँ, सही पकड़ा आप लोगों ने, हम बात करेंगे आज बीकानेर जिले की। और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले अपन बात करें बीकानेर की, बात करेंगे। हमारा जो आज जिला दर्शन का जो बिंदु है वो है बीकानेर। अब देखो, सबसे पहली चीज इसको बड़े शिद्दत के साथ पढ़ना है। बीकानेर कहां से आया, हम ये भी बात करेंगे। इस बीकानेर की हिस्ट्री क्या थी ये भी चर्चा करेंगे। इस बीकानेर की कल्चर क्या है वो भी हम बात करेंगे। बीकानेर के प्रमुख स्थल कौन से हैं वो भी हम बात करेंगे। बीकानेर की भौगोलिक स्थिति कैसी है वो भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ की धरातलीय बनावट कैसी है वो भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे पर्यटन के साथ कौन से सर्किट बना हुआ है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बस एक क्रम के साथ चलेंगे और बड़े शिद्दत के साथ पढ़ेंगे और इसका 360 डिग्री एनालिसिस कह दे कि पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों। हाँ जी, सबसे पहले अपन बात करें बीकानेर की, बात करें तो ये जो बीकानेर है दोस्तों, याद रखना सबसे पहले बीकानेर जिला नहीं था। सबसे पहले यदि हम आजादी से पहले की बात करें तो यहां पर हुआ करती थी बीकानेर रियासत। तो पहले चर्चा करेंगे बीकानेर रियासत की, उसके बाद चर्चा करेंगे बीकानेर कहां से आया और फिर उस बीकानेर में कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीकानेर रियासत की। बात करें कि बीकानेर रियासत के सामान्य परिचय की बात करें तो ये अपने पास राजस्थान का मैप है। और आजादी से पहले की बात करें तो यहां पर इस पूरे भारत की बात करें, यहां पर राजाओं का शासन हुआ करता था और उन राजाओं के शासन क्षेत्र को कहा जाता था मेरे दोस्तों रियासत कहा जाता था। और राजस्थान के इस पश्चिमी भाग में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर ये जो क्षेत्र है, यहां पर जो रियासत हुआ करती थी, इस रियासत का नाम था मेरे दोस्तों मारवाड़ रियासत। यहां पर रियासत थी, इसका नाम था मारवाड़ रियासत। और इस मारवाड़ रियासत के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राव जोधा, जिनका नाम था राव जोधा। और राव जोधा के सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम था बीका। ये जो राव बीका की बात करें, ये जो बीका थे ये अपने पिताजी राव जोधा के आदेश पे यहां से निकलते हैं और उत्तर की ओर चलते हुए और पहुंचते हैं वो इस क्षेत्र विशेष में। कहां पहुंचेंगे? इस क्षेत्र विशेष में। ये जो पूरा क्षेत्र विशेष है इसकी बात करें, इस क्षेत्र विशेष में पहुंचते हैं। और इस क्षेत्र विशेष को कहा जाता था मेरे दोस्तों पहले जांगल प्रदेश। इस प्रदेश को इस क्षेत्र को कहा जाता था जांगल प्रदेश कहा जाता था। तो जांगल क्षेत्र में पहुंचते हैं मेरे दोस्तों और इस जांगल क्षेत्र में जाकर के एक नई रियासत बनाते हैं। यहां पर पहुंच के एक नई रियासत बनाते हैं और ये जो नई रियासत की स्थापना करते हैं, इस नई रियासत को कहा जाता है बीकानेर रियासत। इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों बीकानेर रियासत कहा जाता है। तो यहां से चीजें आ गई कि बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की? राव बीका के द्वारा की गई थी। बीकानेर रियासत की स्थापना कब की गई? ये स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों 1465 के अंदर। 1465 में राव बीका के द्वारा बीकानेर रियासत की स्थापना की गई। अब देखना यहां से एक चीज और याद रखना, यहां से इस बीकानेर रियासत की प्रथम जो राजधानी थी। अब होता क्या है कि जो रियासतें होती हैं, इस रियासतों के शासन व्यवस्था की बात करें, इसके प्रशासन व्यवस्था की बात करें, उस शासन और प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रशासनिक इकाई होती है और उसे कहा जाता है राजधानी। तो इसकी जो प्रथम राजधानी थी वो थी कोडमदेसर। इसकी प्रथम राजधानी की बात करें, वो प्रथम राजधानी थी मेरे दोस्तों कोडमदेसर। और एक और, ये जो बीकानेर रियासत है इसकी स्थापना 1465 में की गई थी और किस अवसर पे की गई? अक्षय तृतीया के अवसर पे की गई थी मेरे दोस्तों। अक्षय तृतीया के अवसर पर की गई, या हम लोग कहें
आखा तीज के अवसर पर इस बीकानेर रियासत की स्थापना की गई और इसकी प्रथम जो राजधानी थी मेरे दोस्तों, ये भी याद रखना है, ये थी कोडम देसर। अब बीकानेर रियासत की स्थापना तो हो गई। इस बीकानेर रियासत की स्थापना होने के बाद अब यहां पर राव बीका के द्वारा की बात करें, जो राव बीका है, इस राव बीका की बात करें, इनके द्वारा यहां पर एक नगर की स्थापना की गई मेरे दोस्तों, और उस नगर का नाम आता है बीकानेर। यहां पर एक नगर आता है जिसका नाम है बीकानेर, और इसकी स्थापना भी किसने की थी? राव बीका के द्वारा यहां पर एक नगर स्थापित किया गया जिसका नाम है बीकानेर। और इस बीकानेर की बात करें, इसकी स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों 1488 में। 1488 में इसकी स्थापना की गई और 1488 में इसे बीकानेर रियासत की राजधानी बना दी गई। इसका मतलब ये हुआ, यहां से बात करें कि मारवाड़ रियासत थी, मारवाड़ रियासत के राजा थे राव जोधा, उनके बेटे के द्वारा सबसे पहले बीकानेर रियासत की स्थापना की गई, जिसके पहली राजधानी थी कोडम देसर। अक्षय तृतीया पे इसकी स्थापना हुई दोस्तों, और इसके बाद में इस बीकानेर नगर की स्थापना हुई थी 1488 में, और 1488 में जो बीकानेर है ये इस बीकानेर रियासत की राजधानी बन गया। ये तो थी बीकानेर रियासत, लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों समझना, उसके बाद जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद पूरे जितने भी रियासतें थी उन रियासतों के एकीकरण का दौर चल रहा था। आजादी के बाद की बात करें तो उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण का दौर चल रहा था, और इस एकीकरण के दौर में एक आता है चौथा चरण, और ये चौथा चरण आता है मेरे दोस्तों 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को जब एकीकरण का चौथा दौर था, इस चौथे दौर के अंदर ये जो बीकानेर रियासत है ये शामिल हो गई थी राजस्थान के अंदर। ये बीकानेर रियासत किसमें शामिल हो गई? राजस्थान में। और जिस दिन ये राजस्थान में शामिल हुई 30 मार्च 1949 को, इसी दिन इस बीकानेर को जिला बना दिया गया। और इसका मतलब ये हुआ कि बीकानेर जो है जिले के रूप में अस्तित्व में कब आया? 30 मार्च 1949 की बात करें, जिले के रूप में आ गया था। एकीकरण के चौथे दौर में राजस्थान में शामिल हो गया मेरे दोस्तों। हो गई यहां से क्लियर। तो बीकानेर रियासत जो है वो 30 मार्च 1949 को शामिल हुई थी बीकानेर जब एकीकरण के दौर में, और 30 मार्च 1949 को इसे जिला बना दिया गया था। एक चीज ये, अब इस जिले की बात करें, इस बीकानेर की बात करें, तो ये जो बीकानेर है अब इसकी बहुत सारी चीजें हमें पढ़ते हैं यहां से। पहली चीज हम बात करें तो एक तो याद रखना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है मेरे दोस्तों। एक चीज तो यहां से आती है, और एक हम इसकी बात करें, ये जो बीकानेर है, ये जो बीकानेर है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जिसकी स्थापना हो गई थी 30 मार्च 1949 को। और एक हम बात करें यहां से इसकी तहसीलों की बात करें कि वर्तमान में इसमें तहसीलों की संख्या कितनी आती है, तो वर्तमान में इसमें तहसीलों की संख्या आती है मेरे दोस्तों 8। यहां पर 8 तहसीलें हैं। कौन कौन से हैं उसके बाद इसकी पूरी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री की हम लोग चर्चा करेंगे। देखो यहां से ये तहसील आती है मेरे दोस्तों खाजूवाला, कोलायत, नोखा, श्री डूंगरगढ़, बीकानेर, पोंगल, छत्तरगढ़ और लोणकरणसर। ये 8 तहसीलें आती हैं इसके अंदर वर्तमान समय में मेरे दोस्तों। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। अब सर क्या आता है यहां से? अब सबसे पहले हम इसकी बात करें, इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें, यहाँ की जलवायु की बात करें, और यहाँ पे धरातल ये बनावट की बात करें कि यहाँ पे धरातल की बनावट कैसी है, कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, मिट्टी कैसी है और यहाँ की जलवायु कैसी है मेरे दोस्तों। तो देखना यहां से समझना थोड़ा सा। यदि हम बात करें, ये तो है अपना राजस्थान का मानचित्र, और इस राजस्थान की बात करें तो इसमें यहां पर जो जिला आता है, यहां पर जो जिला आता है मेरे दोस्तों, इस जिले का नाम है बीकानेर। ये जिला है बीकानेर। और इस बीकानेर की बात करें, यहां से सबसे पहली चीज, एक तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। इधर देश आता है मेरे दोस्तों पाकिस्तान, और ये जो बीकानेर है इसकी सीमा इस पाकिस्तान के साथ लगती है, और पाकिस्तान के साथ ये बनाता है 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। एक हम बात करें यहां से, एक देखो इस राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से होकर के एक पर्वतमाला गुजरती है, जिस पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जो भाग आता है, इस पूरे पश्चिमी भाग को कहा जाता है पश्चिमी मरुस्थल। इसे कहा जाता है पश्चिमी मरुस्थल की बात की जाती है मेरे दोस्तों। इसका मतलब हुआ कि भौतिकी दृष्टि से ये जो बीकानेर आता है, ये बीकानेर की बात करें, ये पश्चिमी मरुस्थल का पार्ट है मेरे दोस्तों। किसका पार्ट है? पश्चिमी मरुस्थल का पार्ट है मेरे दोस्तों। यहां से सॉरी 168 168 है, 210 गंगानगर की है, 168 464 और 228 सॉरी 168 आती है। हाँ जी 168 है, 210 गंगानगर के साथ है, बीकानेर के साथ 168 है, 464 की बात करें जैसलमेर के साथ है और 228 जो है वो बाड़मेर के साथ है। हाँ जी 168 किलोमीटर आती है। तो ये जो बीकानेर है मेरे दोस्तों, याद रखना ये पश्चिमी मरुस्थल का भाग आता है। और इस पश्चिमी मरुस्थल का भाग की बात करें, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया। एक तो यहां पर वर्षा की बात करें तो सामान्यतः यहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा यहां पर कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है मेरे दोस्तों। दूसरा, यदि यहां पर मिट्टी की बात करें कि यहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो याद रखना यहां पर बालू मिट्टी या रेत मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्तों। बालू मिट्टी या रेत मिट्टी पाई जाती है, जिसकी उत्पादन क्षमता कम है। इसकी उत्पादन क्षमता कम होती है। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो इस वर्तमान समय में आपको पता भी होगा, अपने यहां पर एक IGNP नहर आती है, एक आती है IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इस इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं की बात करें, इसके माध्यम से अब इस बीकानेर में सिंचाई की जाती है। और सिंचाई के कारण अब इस बालू मिट्टी में यहां पे एक तो हम बात करें चना और मूंगफली, इसका उत्पादन बहुत होने लग गया। और राजस्थान में सबसे अधिक चने और मूंगफली की बात करें, इसका उत्पादन कहां होता है मेरे दोस्तों? बीकानेर में होता है, क्योंकि मिट्टी बालू है और यहां पर अब सिंचाई होने लग गई है। एक अपन यहां से और बात करें सर, एक सबसे बड़ी विशेषता आती है कि ये जो बीकानेर है, यहां पर एक भी नदी नहीं है। यहां पर एक भी नदी नहीं है मेरे दोस्तों। अर्थात बीकानेर और चूरू 2 जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है। अब एक यहां पर हम जलवायु की बात करेंगे, इस बीकानेर में जलवायु कैसी आती है, तो यहां पे जलवायु की बात करें, ये आती है शुष्क जलवायु की श्रेणी में आती है मेरे दोस्तों। शुष्क जलवायु का मतलब है जहां पर वर्षा कम होती है, तो ये कहें शुष्क एवं उष्ण जलवायु पाई जाती है। यहां पर शुष्क एवं उष्ण जलवायु, अर्थात यहां पर वर्षा कम होती है और टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो यहां पर शुष्क एवं उष्ण जलवायु पाई जाती है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और यहां से अपन बात करें कि सर और क्या चीजें आ जाती हैं, इसके अलावा एक इस बीकानेर क्षेत्र की बात करें, ये जो बीकानेर क्षेत्र में ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय भाग है, पूरा का पूरा मरुस्थलीय भाग है। और इस मरुस्थलीय भाग में जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है मरूदभिद वनस्पति। मरूदभिद वनस्पति कहेंगे कि यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाती है मेरे दोस्तों? मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है, जिसे कहा जाता है जीरोफाइटस, जिसको अपन लोगों को क्या बोलेंगे? जीरोफाइटस वनस्पति पाई जाती है। जीरोफाइटस की बात करें तो ये चीजें आती है यहां से कि ये जो क्षेत्र है, भौगोलिक स्थिति की बात करें, ये पाकिस्तान के साथ 168 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, जो कि सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला आता है। दूसरा हम बात करें, यहां पे शुष्क एवं उष्ण जलवायु पाई जाती है। ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहां पर बालू या रेत मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा यहां पे चना और मूंगफली का राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन होता है। एक हम बात करें कि ये वो जिला है जहां पर एक भी नदी नहीं है। इसके अलावा यहां पर यदि हम वनस्पति की बात करें, उसे कहा जाता है मरूदभिद वनस्पति या जीरोफाइटस वनस्पति पाई जाती है। चाहे रोहिड़े की बात करें, कैर की बात करें, खैर की बात करें, या फिर हम लोग यहाँ पर झाड़ियों की और आग की बात करें, ऐसी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ये हो जाता है मेरे दोस्तों पूरी की पूरी यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। क्लियर हो गया? ये चीजें आती हैं इसकी भौगोलिक स्थिति में। अब हम यहां से बात करें,
अब अपन बात करते हैं, यहां से सबसे अगली चीज आती है कि इस बीकानेर के प्रमुख स्थानों की बात करेंगे। बीकानेर के प्रमुख स्थान की कौन कौन से प्रमुख स्थान है, वो प्रमुख स्थान जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण होंगे, या वो प्रमुख स्थान जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होंगे, या वो प्रमुख स्थान जो किसी दूसरी घटना के कारण महत्वपूर्ण होंगे। अब हम उनकी बात करें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है। और मेरे दोस्तों याद रखना, यहां से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं और इन सीधे क्वेश्चनों को हम लोग चर्चा करेंगे। यहां से सबसे पहले अपन बात करते हैं श्री करणी माता मंदिर की बात करते हैं। बीकानेर में सबसे पहले अपन किसकी बात करें, श्री करणी माता मंदिर की बात करें। मेरे दोस्तों ये जो श्री करणी माता मंदिर जो है, इसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। मेरे दोस्तों इसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। और ये लाइन सीधी एग्जाम में पूछी जाती है कि चूहों वाला मंदिर किसे कहा जाता है। मेरे दोस्तों ये कहा जाता है श्री करणी माता के मंदिर को, जो कि बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर में भी कहां पर है, देशनोक में है। बीकानेर में भी कहां पर है मेरे दोस्तों, देशनोक बीकानेर में है चूहों वाला मंदिर। एक और याद रखना, यहां पे सफेद चूहे भी पाए जाते हैं, यहां पे सफेद चूहे भी पाए जाते हैं। और इन सफेद चूहों को कहा जाता है काबा। इनको क्या बोलते हैं, काबा कहा जाता है। कहा क्या जाता है कि यदि यहाँ पर जो श्रद्धालु जो जाता है इस मंदिर के अंदर, उस श्रद्धालु जो जैसे ही मंदिर में घुसता है वहां पे चूहों को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। कितने सारे चूहे कि वो पैर उठा के भी नहीं चल सकता, पैर घसीटता हुआ चलता है। और यहाँ पे सफेद चूहे भी पाए जाते हैं। और ये माना जाता है कि जिसे सफेद चूहे दिख गए उनके लिए वो बड़े सौभाग्यशाली हैं या बड़े अच्छे माने जाते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर उनके सफेद चूहों का दर्शन वो शुभ माना जाता है। एक हम बात करें कि इस मंदिर का जो निर्माण है, इस मंदिर के निर्माण की बात करें, निर्माण जो है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। इस मंदिर का जो निर्माण है मेरे दोस्तों, ये महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर मेला जो है वो चैत्र एवं अश्विन माह में लगता है। यहाँ पर साल में 2 बार मेले का आयोजन होता है अश्विन माह कि यहाँ पर चैत्र और अश्विन माह में मेले का आयोजन किया जाता है। मेरे दोस्तों सीधा सीधा आता है करणी माता का मंदिर देशनोक, चूहों वाला मंदिर देशनोक, सफेद काबा, इनको क्या बोलते हैं, काबा। गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और याद रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे प्रतिवर्ष चैत्र एवं अश्विन माह को मेले का आयोजन किया जाता। तो ये हो जाता है मेरे दोस्तों श्री करणी माता के मंदिर की बात की गई। ये उनके भव्य द्वार की घटना है, भव्य द्वार का चित्र है यहाँ से मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज के ऊपर चलते हैं। यहां से बड़े शिद्दत के साथ, प्यार के साथ समझेंगे। उम्मीद कर रहा हूं हर एक बात चीज समझ में आ रही होगी। फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे रखना है, हर चीज को बड़ी ईमानदारी से सुनना है। हाँ जी, आगे देखो, उसके बाद आ जाता है कपिल मुनि आश्रम। अगला सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है मेरे दोस्तों कपिल मुनि आश्रम। और ये कपिल मुनि आश्रम कहां पर है तो बात करें मेरे दोस्तों, ये कोलायत के अंदर है। कहां पर है ये, कोलायत के अंदर है मेरे दोस्तों। अब समझना यहां से एक है क्या, यहां पर इस कोलायत की बात करें, पूरी कहानी समझते हैं। इस कोलायत की बात करें, इस कोलायत में एक तालाब कह दें या एक झील कह दें, इस झील का नाम है कोलायत झील। इस झील का नाम है मेरे दोस्तों कोलायत झील। और इस कोलायत झील के किनारे पर, इस कोलायत झील के किनारे पर एक आश्रम बना हुआ है। और ये जो आश्रम है मेरे दोस्तों, ये बना हुआ है कपिल मुनि का। ये आश्रम किसका बना हुआ है, तो कपिल मुनि का आश्रम है मेरे दोस्तों कोलायत झील के किनारे पे। तो एक ये भी निकल के आ गया कि कोलायत झील कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। और इसी कोलायत झील के किनारे पर कपिल मुनि का आश्रम है। इसी कोलायत झील के, इसी कपिल मुनि के आश्रम की बात करें तो यहां पर कार्तिक पूर्णिमा, याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। यहां पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा जो है, उस कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। कैसे याद रहेगा सर, तो देखो कपिल से कै और कार्तिक से कै, तो यहां से कपिल मुनि के आश्रम के ऊपर प्रतिवर्ष हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले की बात करें तो इस मेले में, यहां पर इस मेले में, इस कोलायत झील में दीपदान की प्रथा है मेरे दोस्तों, दीपदान की
प्रथा भी है यहाँ पर कि इस कपिल मुनि के जो मेला लगता है, इस मेले के अवसर पर जो कोलायत झील है, इस कोलायत झील में रात्रि के समय में दीपों का दान किया जाता है। और जब रात्रि के समय वो जब दीपक उस कोलायत झील में तैरते हुए चलते हैं तो बड़े रोचक लगते हैं, रमणीय लगते हैं, आंखों को भा जाते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ से दीपदान की प्रथा है। एक हम बात करें मेरे दोस्तों, याद रखना ये जो कोलायत झील है, इस कोलायत झील की बात करें तो इस कोलायत झील को कहा जाता है शुष्क, इस कोलायत झील की बात करें इसे कहा जाता है शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है, सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है मेरे दोस्तों। शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान भी कोलायत को कहा जाता है मेरे दोस्तों। और यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर हो गया होगा कपिल मुनि के आश्रम की भी बात करें तो। हाँ जी, अब आगे देखो मेरे दोस्तों, अगली चीज की बात करें, अगला आता है मुकाम। अगला किसकी बात करें हम लोग? मुकाम की बात करें मेरे दोस्तों। और मुकाम जो है ये नोखा के अंदर है। मुकाम की बात करें मेरे दोस्तों तो ये कहां पर है? नोखा, बीकानेर में है। और इस मुकाम में है क्या? तो ये जो मुकाम है इसे बिश्नोई संप्रदाय, ये जो है यहाँ पर ये बिश्नोई संप्रदाय का तीर्थ स्थल माना जाता है। बिश्नोई संप्रदाय की बात करें तो बिश्नोई संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है मेरे दोस्तों। बिश्नोई संप्रदाय का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है मुकाम नोखा। यहां पर है क्या मेरे दोस्तों? तो यहां रखना, यहां पे याद रखना, यहां पर गुरु जंबेश्वर जी का, यहां पर गुरु जंबेश्वर जी का मेला लगता है। यहां पर गुरु जंबेश्वर जी के मेले का आयोजन होता है मेरे दोस्तों। और एक यहां पर गुरु जंबेश्वर जी का मंदिर भी कहें कि यहां पर गुरु जंबेश्वर जी का मंदिर है। और इस मंदिर के ऊपर यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है मेरे दोस्तों। गुरु जंबेश्वर जी जो कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और वन्य जीव संरक्षक के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रतिवर्ष साल में 2 बार मेला लगता है। कब कब लगता है यहाँ से मेरे दोस्तों? एक तो याद रखना यहाँ पे फाल्गुन व आसोज 2 माह है ये। इस फाल्गुन व आसोज की जो अमावस्या है, इस अमावस्या के ऊपर यहाँ पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है मेरे दोस्तों। तो याद रखना यहाँ पर बात करें मुकाम नोखा है, बिश्नोई संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है मेरे दोस्तों ये। एक हम बात करें यहां पर गुरु जंबेश्वर जी का मंदिर है और जहां पे साल में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है मेरे दोस्तों। और यहां पर जो दूसरा जो मेला है वो फागुन माह व आसोज माह में, फागुन व आसोज माह की अमावस्या को लगता है मेरे दोस्तों। तो यहां से चीजें आ जाती हैं मुकाम के साथ। उसके बाद हम चर्चा करें मेरे दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की, हम बात करें यहां से सर अगली बिंदु क्या आती है? तो दूसरा बिंदु आता है हेरम गणपति। दूसरा मंदिर, दूसरी प्रमुख स्थान कौन सा आता है? हेरम गणपति। सर ये क्या है? तो याद रखना मेरे दोस्तों, इसी बीकानेर में एक दुर्ग है जिसका नाम है जूनागढ़ दुर्ग। हम उसकी भी चर्चा करेंगे। इसी बीकानेर में एक स्थान है जिसका नाम है जूनागढ़ दुर्ग। इस जूनागढ़ दुर्ग की बात करें, इस जूनागढ़ दुर्ग के अंदर 33 करोड़, यहां पर इस जूनागढ़ के अंदर 33 करोड़ जो अपने यहां पर देवी देवताएं जो हैं, देवताएं हैं, उनके फोटो मूर्तियां हैं। यहाँ पर देवी देवताओं के मंदिर हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर हैं मेरे दोस्तों। और यहां से हम बात करें इस 33 करोड़ देवी देवताओं में एक गणेश जी की मूर्ति भी यहाँ पर, या गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है मेरे दोस्तों। और वो जो गणेश जी का मंदिर है इसे कहा जाता है हेरम गणपति। इसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? हेरम गणपति कहा जाता है। और इस हेरम गणपति की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर ये जो गणेश जी हैं ये मूषक पे सवार नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्तों, ये जो है ये जो है गणेश, जो हेरम गणपति जो है ये मूषक पे सवार नहीं है, ये शेर पे सवार हैं। तो यहाँ पर जो गणेश जी हैं वो शेर पे सवार है मेरे दोस्तों। शेर पे सवार गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है मेरे दोस्तों। तो हेरम गणपति की बात करें, सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कि शेर पे सवार गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? तो बीकानेर, या इसको ऐसे भी याद रखना हेरम गणपति भी कहा जाता है कि हेरम गणपति का मंदिर कहाँ पर है मेरे दोस्तों? तो वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है मेरे दोस्तों। अगली चीज हम बात करते हैं, अगला भी इंपॉर्टेंट चीज आती है
और अगली हम बात करें वो आ जाता है भांडासर के जैन मंदिर। किसकी बात करें? इस बीकानेर के भांडासर के जैन मंदिर की बात करते हैं मेरे दोस्तों। और इस भांडासर के जैन मंदिरों की बात करें, ये भी बीकानेर के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसे घी वाला मंदिर भी, इसे घी का मंदिर भी कहा जाता है। इसे घी का मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है घी का मंदिर? हाँ, उस पे भी हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों कि क्यों कहा जाता है इसे घी का मंदिर। देखो यहां से सबसे पहली चीज, ये जो मंदिर है इस मंदिर की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। पहली चीज यहां बात करें, ये जो मंदिर है, ये जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर, इस जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर जो थे, पांचवें जो तीर्थंकर थे जिनका नाम था सुमितनाथ जी, तीर्थंकर सुमितनाथ जी। किसकी बात कर रहे हैं? सुमतिनाथ जी, सॉरी सुमतिनाथ जी, सुमितनाथ नहीं, सुमतिनाथ जी, सुमतिनाथ जी। इस सुमतिनाथ जी का मंदिर है मेरे दोस्तों। ये यहाँ पर सुमतिनाथ जी, जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी का मंदिर है मेरे दोस्तों, जिसको क्या कहा जाता है? भांडासर के जैन मंदिर। क्यों कहा जाता है भांडासर के जैन मंदिर? इसलिए कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है ये इस मंदिर का जो निर्माण है ये भांडा शाह के द्वारा, भांडा शाह ओसवाल के द्वारा, भांडा शाह ओसवाल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसलिए इसको भांडासर का नाम दिया जाता है और जैन मंदिर इसलिए क्योंकि ये सुमतिनाथ जी का मंदिर है मेरे दोस्तों। एक चीज और देखना यहां से, क्या ये जो मंदिर है इस मंदिर में कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो निर्माण में घी के स्थान पर, यहां पर घी के स्थान, सॉरी पानी के स्थान पर, सॉरी पानी के स्थान पर, यहां पर पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में पानी के स्थान पर मेरे दोस्तों घी का प्रयोग किया गया था और घी का प्रयोग करने के कारण इसे कहा जाता है घी का मंदिर। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि घी का मंदिर कहां पर है? भांडासर का जैन मंदिर है बीकानेर में। किसकी प्रतिमा है? यह भी बहुत बार पूछा गया मेरे दोस्तों एग्जाम में। तो यहाँ पर जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी की प्रतिमा है मेरे दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया था? भांडा शाह ओसवाल के द्वारा, जो व्यापारी था, सेठ साहूकार थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था मेरे दोस्तों। तो चीजें क्लियर हो रही होंगी और कुछ याद भी आ रहा होगा कि सर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हाँ जी, एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में यहां से और भी पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगली चीज की बात करें, अगला हम बात करते हैं यहां से लालगढ़ पैलेस की। अगला जो महत्वपूर्ण स्थान आता है मेरे दोस्तों वो आता है लालगढ़ पैलेस। इस लालगढ़ पैलेस की बात करें तो ये लालगढ़ जो पैलेस है, हाँ जी, ये लालगढ़ जो पैलेस है इसका निर्माण जो है ये करवाया था मेरे दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। एक चीज याद रखना कि लालगढ़ पैलेस कहां पर है? ये गंगानगर, सॉरी बीकानेर के अंदर है और बीकानेर की बात करें इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया गया था। दूसरा, इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है मेरे दोस्तों याद रखना लाल पत्थरों से करवाया गया है। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण लाल पत्थरों से करवाया गया है। अगली चीज, अगला हम बात करें यहां से दो चीजें फेमस हैं इस लालगढ़ पैलेस के अंदर, दो चीजें बड़ी फेमस हैं या दो संग्रहालयों की बात करें मेरे दोस्तों तो एक यहां पर, एक तो है यहां पर अनूप संस्कृत लाइब्रेरी। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी की बात करें कि एक तो यहां पर अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है मेरे दोस्तों और एक हम बात करें तो एक यहां पर है शार्दुल संग्रहालय। एक यहां पर है मेरे दोस्तों शार्दुल संग्रहालय की बात की जाए, पूछा जाए कि अनूप संस्कृत लाइब्रेरी कहां पर है तो बीकानेर में। कहां पर? लालगढ़ पैलेस में। शार्दुल संग्रहालय कहां पर है मेरे दोस्तों तो शार्दुल संग्रहालय भी कहां पर है? इसी लालगढ़ पैलेस के अंदर है, बीकानेर के अंदर। अब ये दो यहां से याद रखना, ये जो शार्दुल संग्रहालय है इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी 1976 के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये जो अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है सर, इस अनूप संस्कृत लाइब्रेरी की बात करें, यहां की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है मेरे दोस्तों? हाँ जी, देख रहा हूं कि हाँ महाराजा गंगा सिंह के द्वारा अपने पिता की याद में करवाया गया था, उनकी स्मृति में करवाया गया था मेरे दोस्तों। हाँ जी,
हाँ जी, अब देखो यहां से अपन बात करें इस अनूप संस्कृत लाइब्रेरी की बात करें, यहां पर क्या है तो याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर एक जर्मन चित्रकार थे, जर्मन चित्रकार, और उस जर्मन चित्रकार का जो नाम आता है मेरे दोस्तों वो आता है A.H. मूलर। A.H. मूलर, यहां पर एक जर्मन चित्रकार थे मेरे दोस्तों जिसका नाम आता है A.H. मूलर। इस A.H. मूलर के द्वारा जो बीकानेर शैली है, इस बीकानेर शैली के में लिखे कुछ के बीकानेर शैली में बनाए कुछ चित्र यहाँ पे रखे हुए हैं। तो याद रखना, पूछा जाए कि इस अनूप संस्कृत लाइब्रेरी की बात करें यहाँ पर किस जर्मन चित्रकार के चित्र रखे हुए हैं, तो याद रखना A.H. मूलर। इस क्वेश्चन को ऐसे वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है। A.H. मूलर जर्मन चित्रकार के द्वारा निर्मित बीकानेर शैली के चित्र कहाँ पे रखे हैं, तो वो कहाँ पर है मेरे दोस्तों, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी जो कि लालगढ़ पैलेस बीकानेर में यहां रखे गए हैं मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया, यहां से ये चीजें आ जाती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें और अगला जो आता है मेरे दोस्तों वो आता है जूनागढ़ दुर्ग। अब दिमाग में आ रहा होगा सर बीकानेर का तो सबसे फेमस दुर्ग ही, बीकानेर का तो सबसे फेमस स्थान ही जूनागढ़ दुर्ग, अब इसको इतना लेट क्यों लेके आए? हाँ जी, इंतजार का फल कुछ मीठा होता है। हाँ जी, उसी की बात कर रहे हैं। और किसकी बात करें अब? जूनागढ़ दुर्ग की बात करें। हाँ, अब जूनागढ़ दुर्ग की बात करें मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज, एक तो इसे कहा जाता है चिंतामणि दुर्ग, एक तो इसे कहा जाता है चिंतामणि दुर्ग कहा जाता है। और एक इस दुर्ग की भव्यता इतनी बड़ी है मेरे दोस्तों, इस दुर्ग की भव्यता इतनी बड़ी है कि इसकी भव्यता के कारण इस दुर्ग को कहा जाता है जमीन का जेवर। इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों जमीन का जेवर भी कहा जाता है चिंतामणि दुर्ग, और जमीन के जेवर के नाम से जाना जाता है इसे जूनागढ़ दुर्ग को। अब यहां से बात करें इस जूनागढ़ दुर्ग के सबसे पहले निर्माण की बात करें, सर इसका निर्माण किसने करवाया, तो मेरे दोस्तों याद रखना जो जूनागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण राव बीका के द्वारा नहीं करवाया गया। इसका जो निर्माण है ये राव राय सिंह के द्वारा या महाराणा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा राय सिंह के द्वारा किया गया था मेरे दोस्तों। और कहां पर तो ये निर्माण करवाया गया था मेरे दोस्तों? बीका की टेकरी पर। कहां पर स्थान है? बीका की टेकरी। इस बीका की टेकरी के ऊपर इसका निर्माण करवाया था। टेकरी का मतलब है ऊंचा स्थान, तो ऊंचे स्थान के ऊपर बीका की टेकरी के ऊपर राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जिसे चिंतामणि दुर्ग और जमीन का जेवर भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। अब यहां से और चीजें देखो, ये जो जूनागढ़ दुर्ग है इसमें कौन कौन सी चीजें फेमस हैं उसकी भी हम चर्चा करें यहां से। तो देखना यहां से मेरे दोस्तों, एक इस जूनागढ़ दुर्ग की बात करें, इस जूनागढ़ दुर्ग के अंदर एक तो आता है चंदर महल, एक तो मेरे दोस्तों आता है चंदर महल, एक आता है फूल महल, एक यहां पर है मेरे दोस्तों फूल महल, और एक यहां पर आता है करण महल। तो इस जूनागढ़ दुर्ग के चंदर महल, फूल महल और कर्ण महल जो है वो भी प्रसिद्ध है, वो भी प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। यहां से अगली चीज की बात करें, एक ये जो जूनागढ़ दुर्ग है इसके प्रवेश द्वार की बात करें, इसका जो प्रवेश द्वार है इस प्रवेश द्वार को कहा जाता है मेरे दोस्तों कर्णपोल। इसको कहा जाता है कर्णपोल के नाम से जाना जाता है कि कर्णपोल है। और यहाँ पे चंदर महल भी है, फूल महल भी है और करण महल भी है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और हम बात करें यहां से, एक सामान्यतः क्या कहा जाता है? सामान्यतः कहा जाता है जब दो लोग आपस में बात करते हैं और किसी गुप्त चर्चा करते हैं, सीक्रेट बात करते तो कहते हैं कि भाई धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन इस जूनागढ़ दीवार दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि जूनागढ़ की तो दीवारें भी बोलती हैं, कि दीवारें भी बोलती हैं मेरे दोस्तों। कहा जाता है कि बाकी सब जगह तो ये कहते हैं कि बाकी जब सब जगह तो क्या कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की तो दीवारें भी बोलती हैं। ऐसा भी यहां से एग्जाम में आ जाता है मेरे दोस्तों। हाँ, देख रहा हूं आप लोगों का कमेंट्स। हाँ, इसकी लिफ्ट की भी हम चर्चा करेंगे। तो बाकी जो दुर्ग हैं उन सब बाकी क्या कहा जाता है कि दीवारें जो होती हैं दीवारों के कान होते हैं, लेकिन इस जूनागढ़ दुर्ग की बात करें इसके लिए कहा जाता है कि जूनागढ़ दुर्ग की तो दीवारें भी बोलती हैं। और एक और याद रखना, किसी दुर्ग में राजस्थान में पहली जो लिफ्ट लगी थी, राजस्थान में पहली जो लिफ्ट लगी थी किसी दुर्ग में, वो भी कहां लगी थी? इसी जूनागढ़ दुर्ग में लगी थी मेरे दोस्तों। तो ये चीजें
चीजें आ जाती है। किसकी बात करें, जूनागढ़ दुर्ग की बहुत सारी चीजें हैं। इसको चिंतामणि दुर्ग कहा जाता है, जमीन का जेवर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी भव्यता है। यहाँ इसका निर्माण महाराणा राय सिंह के द्वारा बीका की टेकरी पे करवाया गया। और एक इसकी बात करें, इसके प्रवेश द्वार को कर्णपोल कहा जाता है। यहाँ पे चंद्र महल है, फूल महल है, कर्ण महल है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी तो दीवारें भी बोलती हैं। हाँ जी, एग्जाम में सीधा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। अब देखो उसके बाद आगे बढ़े, उसके बाद हम और आगे बढ़े, उसके देखो अब और महत्वपूर्ण स्थान आते हैं। और महत्वपूर्ण क्या क्या स्थान आते हैं मेरे दोस्तों, एक आता है महत्वपूर्ण स्थान देवी कुंड। एक प्रमुख स्थान आता है मेरे दोस्तों देवी कुंड। और देवी कुंड की बात करें, ये भी बीकानेर के अंदर है। देवी कुंड की बात करें तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये भी बीकानेर के अंदर है। और सर क्या है देवी कुंड के अंदर, हाँ चर्चा करते हैं इसके ऊपर भी। तो यहां पर जो बीकानेर का जो राज परिवार है, बीकानेर राज परिवार जो है, इस बीकानेर राज परिवार की छत्रियां हैं। यहां पर बीकानेर राज परिवार की जो छत्रियां हैं, इनको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, देवी कुंड के नाम से जाना जाता है। और यहां पर हम बात करें तो यहां पर देखना, इस राज परिवार की छत्रियों की बात करें तो इन परिवार में याद रखना, यहां पर कल्याण सिंह से लेकर के, महाराणा कल्याण सिंह से लेकर के और महाराणा डूंगर सिंह तक, महाराणा डूंगर सिंह तक के जो शासन काल थे, जो शासक थे, इनकी छत्रियां हैं यहां पर। तो एग्जाम में आ जाए कि देवी कुंड में किसकी छत्रियां हैं, तो महाराणा कल्याण सिंह से लेकर के महाराणा डूंगर सिंह तक जो शासक थे, इनकी छत्रियां हैं यहाँ देवी कुंड के अंदर। और यहाँ पर बीकानेर जो राज परिवार है, इनकी छत्रियां हैं मेरे दोस्तों। ये चीजें भी आ जाती हैं यहाँ से। एक और देखो, यहाँ से एक आ जाता है गंगा, एक हम बात करें, एक आ जाता है गंगा गोल्डन जुबली, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की बात की जाती है मेरे दोस्तों। गंगा गोल्डन जुबियम म्यूजियम की बात की जाती है। और ये भी कहां पर है मेरे दोस्तों, बीकानेर के अंदर है। और इस गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की बात करें तो एक तो याद रखना, इसे बीकानेर संग्रहालय भी कहा जाता है। इसे बीकानेर संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों। दूसरा चीज, इसके उद्घाटन की बात करें, सर इसका उद्घाटन किसने किया, तो याद रखना भारत के गवर्नर जनरल थे लिनथुंगले, लिन लिथंगे की बात करें, लिथंगो की बात करें, लिन लिथंगो जो है बीकानेर के भारत के गवर्नर जनरल थे। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब, 1937 में। कब उद्घाटन किया गया मेरे दोस्तों, 1937 में किया गया। तो यहां से याद रखना, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की बात करें, इसी को कहा जाता है बीकानेर संग्रहालय। ये भी कहां पर है मेरे दोस्तों, ये भी कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। हाँ जी, उसके बाद और चर्चा करें हम यहां पर, सर और क्या आ जाता है यहां से, तो एक याद रखना मेरे दोस्तों, एक यहां पर इसी बीकानेर में है नागणेची माता का मंदिर। एक यहां पर है नागणेची माता का मंदिर है मेरे दोस्तों, माता का मंदिर है मेरे दोस्तों बीकानेर के अंदर ही। और इस नागणेची माता की बात करें तो ये जो है नागणेची माता का जो मंदिर है, नागणेची माता की बात करें तो ये जो है, ये राठौड़ वंश की कुल देवी है मेरे दोस्तों। ये जो है, ये राठौड़ वंश की कुल देवी है, कुल देवी। तो याद रखना, यदि बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी की बात करें तो नाम क्या आता है, नागणेची माता। और यदि बीकानेर के जो शासक थे, इनके आराध्य देवी की बात करें तो वो नाम आता है करणी माता, क्योंकि करणी माता के आशीर्वाद से ही ये कहा जाता है कि बीकानेर जो दुर्ग था, इसकी स्थापना की गई थी, बीकानेर की स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों। तो नागणेची माता का मंदिर भी है बीकानेर के अंदर है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और हम बात करें और प्रमुख स्थान तो एक आ जाती है गजनेर झील। एक कहां क्या आ जाती है मेरे दोस्तों, गजनेर झील की बात करें, ये भी बीकानेर के अंदर ही है। गजनेर झील की बात करें, बीकानेर के अंदर ही है। और याद रखना, इस गजनेर झील की बात करें तो इसे दर्पण झील भी कहा जाता है। इसे दर्पण झील भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दर्पण झील, क्योंकि इतनी साफ सुथरी है कि आप अपना चेहरा जो है वो बड़े आराम से देख सकते हो मेरे दोस्तों, इसलिए इसे कहा जाता है दर्पण झील। तो ये कुछ चीजें थी यहां पर। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण स्थान आते हैं, वो क्या आते हैं मेरे दोस्तों, देखो इसके अलावा इस बीकानेर की कुछ हवेलियां प्रसिद्ध हैं।
इस बीकानेर की कुछ हवेलियां प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। और ये जो हवेलियां हैं, जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो हवेलियां हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो हवेलियां हैं ये पूरे के पूरे हमें यूरोप की याद दिला देती हैं। जब हम इन हवेलियों के पास से गुजरते हैं तो इन हवेलियों की सुंदरता और भव्यता ऐसी है कि हमें ऐसा फील होता है कि हम यूरोप के किसी शहर में घूम रहे हैं। ये जो हवेलियां हमें यूरोप की याद दिला देते हैं मेरे दोस्तों। अब इन हवेलियों की बात करें तो इन हवेलियों में प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी आ जाती है मेरे दोस्तों? तो एक तो आ जाती है रामपुरिया, एक तो आ जाती है मेरे दोस्तों रामपुरिया हवेली कह दें या रामपुरिया परिवार की हवेली कह दें। और ये सभी के सभी रामपुरिया परिवार की हवेलियां हैं मेरे दोस्तों। इनकी भव्यता बड़ी शानदार है। कुछ इनके बारे में बहुत सारी चीजें कहा जाता है कि क्यों इनका निर्माण हुआ, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे दोस्तों। अब तो एक तो है यहाँ पर रामपुरिया हवेली। पूछा जाए कि रामपुरिया हवेली कहाँ पर है या रामपुरिया परिवार की हवेलियां कहाँ हैं मेरे दोस्तों, तो याद रखना वो कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। एक और देखो मेरे दोस्तों, यहां से एक आ जाती है डागा परिवार की हवेली। एक यहां पर है मेरे दोस्तों डागा परिवार की हवेलियां जो हैं ये भी बीकानेर के अंदर हैं। डागा परिवार की हवेलियां भी कहां पर है मेरे दोस्तों, बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा और देखो यहां से मेरे दोस्तों एक आती है सोपानी हवेली। एक इसी बीकानेर में है सोपानी हवेली। सोपानी हवेली भी कहां पर है, बीकानेर में। और एक आ जाती है मेरे दोस्तों कोठ्यारी हवेली। एक आ जाती है कोठ्यारी हवेली। तो ये चार बातें हमें याद रखना है कि रामपुरिया परिवार की हवेली है, एक यहाँ पे डागा परिवार की हवेली है, एक यहाँ पर सोपानी हवेली है और एक कोठारी हवेली है। और सबसे ज्यादा सबसे प्रमुख जो आता है वो आता है रामपुरिया हवेली। मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी दोनों अलग अलग होते हैं मेरे दोस्तों। कुछ कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मैंने कह दिया यहाँ पे दोनों अलग अलग होते हैं। बात तो हम कर रहे हैं बीकानेर की और यहाँ की प्रमुख हवेलियों की बात करें मेरे दोस्तों तो वो क्या जाती हैं, रामपुरिया, डागा, सोपानी और कोठारी की हवेलियां आती है मेरे दोस्तों। अब देखो आगे बढ़े, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर चर्चा करें कि सर और यहां पर क्या आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे दोस्तों पर्यटन की बात करें। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, पर्यटन की बात करें कि इस बीकानेर की बात करें तो बीकानेर जो है ये पर्यटन के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। बहुत सारे विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ की कोलायत आकर्षित करती है, तो यहाँ की गजनेर झील आकर्षित करती है, तो यहाँ का देशनों का मंदिर आकर्षित करता है, तो यहाँ पर मुकाम बिश्नोई संप्रदाय का जो मंदिर है वो लोगों को आकर्षित करता है। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा भी यहाँ पे समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है मेरे दोस्तों, वो भी यहां पर इनको आकर्षित करता है। हाँ जी, कतिया सर की भी बात करेंगे मेरे दोस्तों, जसनाथ जी की, कतिया सर की भी बात करेंगे, चिंता मत करो, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, बट एक सीक्वेंस के साथ चलते हुए करेंगे बात। हाँ जी, बग्गा जी की भी बात करेंगे मेरे दोस्तों, चिंता मत करो। अब पर्यटन की बात करें तो यहां से देखना, पर्यटन की बात करें, जैसे हम बात करें इस राजस्थान की, तो इस राजस्थान के अंदर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा एक सर्किट बनाया गया मेरे दोस्तों, जिसका नाम है स्वर्णिम त्रिकोण। और कुछ एक बच्चों को तो जैसे मैंने लिखा स्वर्णिम त्रिकोण कुछ याद भी आ गया होगा कि सर ये तो बहुत सारी एग्जामों में पूछा जाता है। क्या है स्वर्णिम त्रिकोण? पूछा जाता है कि स्वर्णिम त्रिकोण में कौन कौन से जिले या स्थान शामिल किए गए। हाँ जी, अब देखो यहां से तो हम बात करें पर्यटन में, तो इस पर्यटन के जो महत्वपूर्ण जो बीकानेर में स्थान आता है वो आता है मेरे दोस्तों स्वर्णिम त्रिकोण। स्वर्णिम त्रिकोण क्या है कि राजस्थान के 3 महत्वपूर्ण स्थान थे पहले, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। इन 3 महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ करके एक सर्किट बनाया गया था जिसको कहा गया था स्वर्णिम त्रिकोण। लेकिन वर्तमान समय में इसमें एक नया स्थान और जोड़ दिया गया, बाड़मेर, लेकिन इसका नाम क्या है, स्वर्णिम त्रिकोण। क्या क्या था इसके अंदर देखो, एक तो हम यहां से बात करें, इसमें स्थान आता है मेरे दोस्तों बीकानेर, एक तो स्थान आता है बीकानेर। उसके बाद एक स्थान की बात करें मेरे दोस्तों, एक स्थान आता है यहां पर जैसलमेर, एक स्थान है जैसलमेर मेरे दोस्तों। एक हम बात करें, एक स्थान आता है मेरे दोस्तों यहां पर बाड़मेर,
बाड़मेर, और एक स्थान की बात करें वो आता है मेरे दोस्तों जोधपुर। पहले इस स्वर्णिम त्रिकोण में 3 ही स्थान शामिल थे, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, लेकिन नया कौन सा जोड़ दिया गया, बाड़मेर। तो एग्जाम में सीधा ये भी पूछा जा सकता है, स्वर्णिम त्रिकोण में जोड़ा गया नया स्थान बाड़मेर। अब इन चारों स्थानों को जोड़ करके मेरे दोस्तों एक नया सर्किट बना दिया गया है, और इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सर्किट को कहा जाता है मेरे दोस्तों स्वर्णिम त्रिकोण। और ये जो स्वर्णिम त्रिकोण है ये बनाया किसने, तो इसका निर्माण जो है ये राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा क्यों किया गया है, ताकि यहां पर स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके मेरे दोस्तों। और अब यहां पर बात करें तो सर होता क्या है, तो इन सर्किटों की बात करें यहां पर पर्यटन विभाग के द्वारा, यहां पर हाँ जी बता देंगे, 8 तहसीलें बता देंगे, चिंता मत करो मेरे दोस्तों, बता दूंगा। अब देखो यहां पर पर्यटन विभाग के द्वारा विभिन्न उत्सवों का आयोजन किया जाता है। जैसे हम बात करें इस बीकानेर में आयोजन किया जाता है मेरे दोस्तों ऊंट महोत्सव का। इस बीकानेर के अंदर मेरे दोस्तों याद रखना यहां पर ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और सामान्यतः ये ऊंट महोत्सव का जो आयोजन है ये होता है मेरे दोस्तों जनवरी माह में। कब होता है, जनवरी माह में होता है। इस जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर मेरे दोस्तों होता है मारवाड़ महोत्सव। इस जोधपुर में मनाया जाता है मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है मेरे दोस्तों, और सामान्यतः इसका जो आयोजन होता है ये होता है अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में होता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा यदि हम बाड़मेर की बात करें, इस बाड़मेर के अंदर मेरे दोस्तों याद रखना यहां पे थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और इस थार महोत्सव का आयोजन सामान्यतः फरवरी माह में किया जाता है मेरे दोस्तों, फरवरी माह के अंदर। और यदि हम बात करें जैसलमेर की, तो इस जैसलमेर में होता है मेरे दोस्तों मरु महोत्सव। जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन होता है, और सामान्यतः इसका आयोजन होता है फरवरी के अंदर। तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल स्थान कौन कौन से मेरे दोस्तों, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, और यहाँ पे कौन कौन से महोत्सवों का आयोजन किया जाता है, तो वो महोत्सव भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं मेरे दोस्तों। अब ये तो हो गई किसकी बात, पर्यटन की दृष्टि से आता है। अब हम बात करेंगे इस बीकानेर की किसके सापेक्ष, राजस्थान में खनिजों के सापेक्ष भी हम बात करते हैं कि खनिजों के आधार पर इस बीकानेर में प्रमुख कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अब देखो तो हम बात करें राजस्थान इस बीकानेर में खनिजों की बात करें कि सर यहाँ पे खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो देखना यहाँ से बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, और कुछ ही खनिजों के उत्पादन में तो यहाँ पर इसका एकाधिकार भी आता है, और यहाँ पर जिला आता है मेरे दोस्तों बीकानेर। ये जिला कौन सा है, बीकानेर। अब इसमें खनिज कौन कौन से हैं उनकी बात करें। अब याद रखना चीजें यहीं के यहीं याद हो जानी चाहिए मेरे दोस्तों, याद हो जानी चाहिए कौन कौन से खनिज बीकानेर में और कौन कौन से स्थान हैं, वो भी आपको याद हो जाने चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए यहाँ से। क्यों, क्योंकि तैयार है, एग्जाम आने वाली है, ये तो पक्का हो गया 2020 के एंड या 21 में भर्तियों का पिटारा आएगा, और वो जो पिटारा है उसके अंदर आपको अपना स्थान सुनिश्चित करना है, और उसके लिए जुड़े रहना है उत्कर्ष क्लासेस के साथ, और हर एक चीज को बड़ी शिद्दत और प्यार के साथ बढ़ना, क्योंकि हौसला है तो मंजिल है, जुनून है तो सफलता है मेरे दोस्तों। अब देखो यहां से बात करते हैं, इस बीकानेर की बात करें, यहां पर कौन कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहले नवीनतम की बात करें तो यहां पर पोटास के भंडार पाए गए हैं। सबसे पहले एक तो हम बात करें तो हाल ही में भारत यदि पूछा जाए कि राजस्थान में पोटास के भंडार कहां पाए गए, तो बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़ इस क्षेत्र विशेष में पोटास के भंडार पाए गए हैं, और सबसे ज्यादा कहां पाए गए मेरे दोस्तों, बीकानेर क्षेत्र में। तो एक तो हाल ही में यहाँ पे पोटास के भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा और हम बात करें इस बीकानेर में तो एक याद रखना मेरे दोस्तों, एक यहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है मेरे दोस्तों, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और इस लिग्नाइट कोयले की बात करें कि सर कहां कहां लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है, तो याद रखना मेरे दोस्तों यहां पर वो होता है पैलाना, एक आता है मेरे दोस्तों बिथनोक, पलाना, बिथनोक,
और एक आता है बरसिंहसर की बात करें, बरसिंहसर या बरसिंहसर कहा जाता है। तो बीकानेर में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कहां कहां पर? पलाना, बिजनौर और बरसिंहसर। और इन स्थानों पर लिग्नाइट आधारित ताप परियोजनाएं भी लगाई गई मेरे दोस्तों। विद्युत परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया यहां से। क्लियर हो गया? तो एक हो गया यहां से लिग्नाइट की बात होगी। दूसरा, अब अगला बड़ा समझना, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। क्या? ये जो बीकानेर है, इसके इधर जो जिला आता है, इस जिले का नाम है जैसलमेर। इधर जिला आता है मेरे दोस्तों जैसलमेर, और इसके इधर एक जिला आता है नागौर। इधर एक जिला आता है मेरे दोस्तों नागौर। और इस बीकानेर और नागौर क्षेत्र को मिलाकर के, इस बीकानेर और नागौर क्षेत्र को मिलाकर के एक क्षेत्र कहा जाता है, और इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों बीकानेर नागौर तेल बेसिन। बीकानेर नागौर तेल बेसिन। तेल बेसिन का मतलब होता है भंडार। और राजस्थान में 4 प्रमुख तेल बेसिन हैं। जैसलमेर तेल बेसिन है, बीकानेर नागौर तेल बेसिन है, इधर बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन है, और एक आता है मेरे दोस्तों विंध्य तेल बेसिन। 4 तेल बेसिन है, उनमें से एक तेल बेसिन आता है कौन सा? बीकानेर नागौर तेल बेसिन। और इस बीकानेर नागौर तेल बेसिन की बात करें तो आपको यहां से 2 महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है मेरे दोस्तों। सर क्या क्या याद रखनी है? पहला तो याद रखना यहां से क्या, एक तो यहां से इसी बीकानेर नागौर तेल बेसिन में जो खाजूवाला है, जो खाजूवाला क्षेत्र, इसकी तहसील आती है मेरे दोस्तों खाजूवाला क्षेत्र में, खाजूवाला क्षेत्र में तेल के भंडार खोजे गए हैं। तेल भंडार। क्वेश्चन आ जाता है कि बीकानेर नागौर तेल बेसिन में हाल ही में कहां पर तेल के भंडार खोजे गए, तो वो कहां है मेरे दोस्तों? खाजूवाला जो क्षेत्र है वहां पर इस बीकानेर नागौर तेल बेसिन में खोजे गए। इसके अलावा एक और याद रखना, यहां पर एक नवीनतम तेल कुआं बनाया गया है। नवीनतम तेल कुआं स्थापना की गई है, और इस नवीनतम जो तेल कुआं है मेरे दोस्तों उसका नाम है पूनम। इसका नाम क्या है? पूनम। तो बीकानेर नागौर तेल बेसिन में एक नवीनतम तेल कुआं खोदा गया मेरे दोस्तों, उसका नाम क्या आता है? पूनम। तो ये करंट के साथ जोड़कर है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एग्जाम में दिया भी होगा, आया भी होगा और आगे भी आएगा मेरे दोस्तों। तो ये हो जाता है। इसके अलावा इस बीकानेर में सर और कौन सा खनिज है? तो यहां से एक प्रमुख खनिज की और बात करें तो इस बीकानेर का एक प्रमुख खनिज आता है मेरे दोस्तों कले। एक आता है कले। कले का मतलब है, चाहे हम बात करें बाल कले की बात करें, चाहे हम बात करें फायर कले की बात करें मेरे दोस्तों, चाहे हम बात करें चाइना कले की बात करें, ये कले का मतलब है बड़ी बारीक सॉफ्ट मिट्टी होती है, उसकी बात की जाती है कले। और इस बीकानेर का चाइना कले, बाल कले और फायर कले के उत्पादन में एकाधिकार है मेरे दोस्तों। तो यहां से बहुत सारी चीजें हैं कि इस बीकानेर में एक तो पोटास के भंडार आ गए, यहां पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कब? कहां कहां पर? पलाना, बिजनौर और बरसिंहसर के अंदर पाया जाता है मेरे दोस्तों। एक इस बीकानेर नागौर का तेल बेसिन है जहां पर हाल ही में खाजूवाला में तेल के भंडार खोजे गए और तेल कुआं आ गया पूनम। और एक याद रखना, ये जो बीकानेर है ये कले के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। इसके अलावा एक खनिज और आता है यहां से, और वो खनिज आता है मेरे दोस्तों जिप्सम। एक खनिज कौन सा आता है यहां पर? जिप्सम। इस बीकानेर से जिप्सम के भी भंडार हैं, या बीकानेर से जिप्सम का भी उत्पादन किया जाता है मेरे दोस्तों। और याद रखना बीकानेर में इस एक स्थान आता है जिसका नाम है जामसर। ये जो जामसर है मेरे दोस्तों ये देश की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है। बीकानेर की बात करें तो इस बीकानेर में मेरे दोस्तों जामसर जो है वो देश की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है मेरे दोस्तों। तो यहां से ये चीजें किसके साथ आ गई? खनिजों के साथ आ गई। किसके साथ? खनिजों के साथ। तो हमें ये चीजें भी याद रखनी है। बहुत सारी चीजें आ जाते हैं मेरे दोस्तों यहां से एग्जाम के अंदर। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातों की कुछ महत्वपूर्ण और हम चर्चा करें यहां से कि इसके अलावा बीकानेर में और क्या क्या चीजें आती हैं, तो हम उसकी भी बात करते हैं मेरे दोस्तों। अब सबसे पहले अपन बीकानेर यदि राजस्थान का मानचित्र बनाए इस प्रकार से कि राजस्थान का हम लोग मैप बनाते हैं, और कहां पर है बीकानेर? तो यहां पर ये जिला है अपना बीकानेर। और इसके अंदर और महत्वपूर्ण क्या आता है? तो याद रखना मेरे दोस्तों यहां पर एक स्थान आता है जिस स्थान का नाम है जोहड़बीड़। एक स्थान है यहां पर मेरे दोस्तों जोहड़बीड़। और इस जोहड़बीड़ के साथ आपको 3 बिंदु याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है मेरे दोस्तों? पहली चीज एक तो याद रखना यहां से, एक तो यहां पर रिजर्व है,
कंजर्वेटिव रिजर्व संरक्षित क्षेत्र है। एक तो यहां पर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र है मेरे दोस्तों कि राजस्थान में रिजर्व संरक्षित क्षेत्रों की बात करें, बीकानेर के अंदर एक रिजर्व संरक्षित क्षेत्र है जो कहां पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। एक हम बात करें यहां पर तो एक इस जोहड़बीड़ के अंदर ऊंट अनुसंधान केंद्र है मेरे दोस्तों। ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें वो भी कहां पर है, जोहड़बीड़ के अंदर है। और एक और याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर अश्व प्रजनन केंद्र की बात करें तो अश्व प्रजनन केंद्र वो भी कहां पर है, जोहड़बीड़ के अंदर है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और देखना, यहां पर ऊंट अनुसंधान केंद्र है और ऊंटनी का जो दूध होता है वो मधुमेह रोग के अंदर अमृत के समान माना जाता है। इसीलिए इस जोहड़बीड़ की बात करें, एक यहां पर कैमल मिल्क डेयरी है, यहां पर कैमल मिल्क डेयरी की बात करें मेरे दोस्तों, और कैमल मिल्क डेयरी एक तो कहां पर है, जोहड़बीड़ में, और एक याद रखना एक कहां पर बनाई जा रही है, तो जयपुर के अंदर बनाई जा रही है। राजस्थान में 2 कैमल मिल्क डेयरी हैं। कहां कहां पर, एक तो जोहड़बीड़ बीकानेर में है मेरे दोस्तों, और दूसरी कहां बनाई जा रही है, तो दूसरी जो है वो जयपुर में बनाई जा रही है। और याद करो पुरानी एग्जाम के साथ यहां से पूछा जाता है, तो जोहड़बीड़ के साथ आपको 4 बातें याद रखनी, रिजर्व कंजर्वेटिव क्षेत्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र, और एक आपको याद रखना है यहां से कैमल मिल्क डेयरी की भी बात आपको यहां से याद रखनी है मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया। इसके अलावा और क्या है मेरे दोस्तों, देखो इसी बीकानेर में एक स्थान आता है लोणकरणसर। यहां पर लोणकरणसर की बात करें मेरे दोस्तों, एक स्थान आता है लोणकरणसर। इस लोणकरणसर की बात करें तो इसे कहा जाता है राजस्थान का राजकोट कहा जाता है मेरे दोस्तों, और एक इसे कहा जाता है राजस्थान का पठानकोट कहा जाता है। एक इसे राजस्थान का राजकोट और एक इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों राजस्थान का पठानकोट भी कहा जाता है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, यहां पर ऑलिव ऑयल रिफाइनरी है। रिफाइनरी अपन यहां कहें कि यहां पर जैतून तेल रिफाइनरी है, सीधा सीधा बोलें कि यहां पर सर जैतून तेल रिफाइनरी है। तेल रिफाइनरी, जैतून तेल रिफाइनरी, जैतून तेल रिफाइनरी की बात करें वो कहां पर है मेरे दोस्तों, तो वो भी इसी लोणकरणसर बीकानेर में है। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखो, ये जो जैतून तेल रिफाइनरी, यहां से जो तेल निकाला जाता है उस तेल को राज्य सरकार के द्वारा बेचा जाता है। उस तेल को राज्य सरकार के द्वारा बिक्री किया जाता है मेरे दोस्तों। और किस नाम से, तो उसका जो ब्रांड है वो आता है मेरे दोस्तों, याद रखना राज ऑलिव ऑयल के नाम से। ये भी आ जाता है क्वेश्चन में कि बीकानेर जो लोणकरणसर जैतून तेल रिफाइनरी, यहां से निकाले गए तेल को राजस्थान सरकार किस ब्रांड के नाम से बिक्री करती है मेरे दोस्तों, तो वो कौन सी है, राज ऑलिव ऑयल के नाम से बिक्री करती है। इसके अलावा और देखो इस बीकानेर में यहां पर क्या है, तो याद रखना एक इसी बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र है। खजूर अनुसंधान, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र की बात करें मेरे दोस्तों तो वो भी कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। क्लियर हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, मैं हाँ हो गया साइड में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, अब देखो यहां से और हम चर्चा करें कि सर और क्या इस बीकानेर में, तो अब इस बीकानेर में और क्या है हम उसकी भी चर्चा करते हैं भाई। यहां पर इस बीकानेर में और क्या क्या चीजें आती हैं, ये है बीकानेर। एक अपन बात करें यहां पर इस बीकानेर की बात करें तो एक यहां पर ऊन मंडी है मेरे दोस्तों, यहां पर ऊन मंडी है। और उस ऊन मंडी की बात करें तो ये जो ऊन मंडी है ये एशिया की सबसे बड़ी है मेरे दोस्तों। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें ये कहां पर है, इसी बीकानेर के अंदर है मेरे दोस्तों। दूसरा एक हम बात करें, जब यहां पर बहुत सारी ऊन आती है, बहुत सारी ऊन आती है तो उस ऊन का प्रयोग जो राजस्थान में सबसे अधिक किया जाता है किसमें, कारपेट बनाने में। कारपेट बनाने में राजस्थान में सबसे ऊन जो ऊन है, इस ऊन का सबसे अधिक उपयोग होता है मेरे दोस्तों कारपेट बनाने में। तो याद रखना इसी बीकानेर में एक कारपेट प्रशिक्षण केंद्र की बात करें, प्रशिक्षण केंद्र की बात करें कि राजस्थान में ऊन प्रशिक्षण केंद्र कह दें, ऊन प्रशिक्षण केंद्र कह दें या कारपेट प्रशिक्षण केंद्र की बात करें, वो भी कहां पर है मेरे दोस्तों, बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा इस बीकानेर की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है और ये तो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि यहां पर राजस्थान राज्य अभिलेखागार है।
कि यहाँ पर राजस्थान राज्य अभिलेखागार है मेरे दोस्तों, अभिलेखागार है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ मेरे दोस्तों, बीकानेर के अंदर है। और याद रखना इसे पूरा का पूरा क्या बना दिया गया है, डिजिटल बना दिया गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला डिजिटल अभिलेखागार तो बीकानेर में है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। एक और याद रखना, इसी राज्य अभिलेखागार में एक विश्व का पहला 3D अभिलेखागार गृह भी बनाया जा रहा है, अभिलेखागार और बनाया जा रहा है। यहाँ पर 3D अभिलेखागार जो है वो इसी राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में बनाया जा रहा है मेरे दोस्तों। हो गया। इसके अलावा एक और देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर आता है नाल हवाई अड्डा, एक आता है मेरे दोस्तों यहाँ पर नाल हवाई अड्डा। और याद रखना ये जो हवाई अड्डा है ये भूमिगत हवाई अड्डा है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और क्या है सर यहाँ पर, तो एक याद रखना यहाँ पर राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की बात करें, ये अकादमी भी कहां पर है मेरे दोस्तों, तो बीकानेर के अंदर है मेरे दोस्तों। इसके अलावा एक हम बात करें यहां पर स्थान आता है कत्रियासर की बात करें, कत्रियासर एक यहां पर प्रमुख स्थान आता है मेरे दोस्तों, कत्रियासर। और इस कत्रियासर की बात करें तो यहां पर जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है मेरे दोस्तों, संप्रदाय की प्रधान पीठ है मेरे दोस्तों, यहां पर प्रधान पीठ है। और इस जसनाथ संप्रदाय का जो अग्नि नृत्य है वो बड़ा फेमस है, यहाँ का जो जसनाथ संप्रदाय का जो अग्नि नृत्य होता है मेरे दोस्तों वो बड़ा फेमस। तो जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, कत्रियासर बीकानेर के अंदर है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और देखो यहां से क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं। और हम बात करें जैसे ये बीकानेर हो जाएगा, राजस्थान हो गया, और यहां पर हम बात करें बीकानेर में और क्या क्या आ सकता है मेरे दोस्तों। हाँ जी, तो यहां से एक याद रखना, एक यहां से बीएसएफ का नया सीमांत मुख्यालय भी है मेरे दोस्तों, बीएसएफ का नया सीमांत मुख्यालय की बात करें ये भी कहां पर है मेरे दोस्तों, इसी बीकानेर के अंदर है। और देखो यहां से एक यहां पर चेतक परियोजना की बात करें, चेतक परियोजना का जो मुख्यालय है, चेतक परियोजना के मुख्यालय की बात करें, ये मुख्यालय भी कहां है मेरे दोस्तों। चेतक परियोजना क्या थी, आपने नाम सुना होगा कभी, बीआरओ सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण की एक परियोजना थी जिसका नाम है चेतक परियोजना मेरे दोस्तों। उसका मुख्यालय भी कहां पर है, बीकानेर के अंदर है मेरे दोस्तों। इसके अलावा एक याद रखने यहां से एशिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास स्थल, एक याद रखना इस बीकानेर में क्या है, एशिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास स्थल है मेरे दोस्तों। और एक इस बीकानेर की प्रमुख आती है मैथरन कला, एक आती है मेरे दोस्तों प्रमुख यहाँ की क्या फेमस है, मैथन कला। क्या होता है सर मैथन कला में, तो इसमें ऊंट की खाल के ऊपर उसकी ऊन के साथ चित्रकारिता की जाती है मेरे दोस्तों। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी यहाँ से, किसके आधार पर, इस बीकानेर को कुछ पढ़ा है, इस बीकानेर की संस्कृति को, कल्चर को, यहाँ के खनिजों को, यहाँ के पर्यटन को और यहाँ के कुछ इतिहास को, ज्योग्राफी को हमने समझने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूँ हर एक चीज आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं सोमवार को एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।